एक फिल्ममेकर, दो ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, और फिर एक ऐसी बहस जिसने पूरे देश को ही जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आज के भारत की, यहाँ की सियासत की और कहानी कहने के बदलते तरीकों की। तो चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक फिल्म की कमाई नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। भारतीय सिनेमा में 1000 करोड़ क्लब में शामिल होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब एक ही डायरेक्टर ये कमाल 2 बार कर दे तो समझ लीजिए कि इंडस्ट्री के सारे नियम, सारे समीकरण रातों रात बदल जाते हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए, एक तरफ इन फिल्मों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, नेशनल अवार्ड तक, उनके डायरेक्शन, उनके एक्शन की जमकर तारीफ हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं फिल्मों पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा हैं, कि वो एक खास राजनीतिक सोच को बढ़ावा दे रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कला और प्रोपेगेंडा के बीच की वो महीन सी लाइन है कहाँ। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही सब जानने वाले हैं। हम आदित्य धर के करियर को देखेंगे, उनकी बनाई फिल्मों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उस पूरी बहस को समझेंगे जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, और आखिर में ये सवाल पूछेंगे कि क्या बॉलीवुड को एक नया हिट फॉर्मूला मिल गया है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, डायरेक्टर आदित्य धर। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, एक दशक से भी ज्यादा का संघर्ष था। असिस्टेंट डायरेक्टर, गीतकार, डायलॉग राइटर, धर ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए हर तरह का काम किया। लेकिन फिर साल 2019 में आई उरी, और वो किसी धमाके से कम नहीं थी। इस एक फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलाया और उन्हें बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। और देखिए, जिस बहस की हम आज बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। उरी के रिलीज होते ही ये बातें शुरू हो गई थीं कि क्या ये सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी छिपा है। मतलब धुरंधर को लेकर जो विवाद आज इतना बड़ा दिख रहा है, उसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अच्छा, तो अब सीधे उन फिल्मों पर आते हैं जिन्होंने इतना बवाल मचाया। आखिर ऐसा क्या खास है इस धुरंधर यूनिवर्स में जो एक तरफ दर्शकों को खींच रहा है और दूसरी तरफ आलोचकों को इतना चुभ रहा है। सोचिए जरा, फिल्म का आइडिया ही कितना जबरदस्त है। एक ऐसा सीक्रेट सरकारी प्रोग्राम जो सजाए मौत पाए कैदियों को जासूस बनाकर खतरनाक मिशन पर भेजता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, मिशन का पूरा होना। और यहीं पर फिल्म का सबसे मजबूत और सबसे विवादास्पद पहलू सामने आता है। फिल्म बनाने वालों ने बहुत ही चालाकी से असल दुनिया की घटनाओं को कहानी का हिस्सा बना लिया। नोटबंदी हो, असली ऑपरेशंस हों, या फिर असली दुनिया के गैंगस्टर्स और राजनेता, इन सबको कहानी में डालने से फिल्म को एक ऐसी रियलिटी मिलती है कि देखने वाले को लगता है कि ये सब सच में हो सकता है। और यही वो तकनीक थी जो बाद में विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी। आदित्य धर सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो कहानी कहने के तरीके के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सीक्वल में चैप्टर्स का इस्तेमाल करना ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इससे फिल्म को एक किताब जैसी फील मिलती है, जहां हर चैप्टर एक नया राज खोलता है। ये न सिर्फ कहानी की रफ्तार बनाए रखता है, बल्कि इतनी उलझी हुई कहानी को समझने में भी मदद करता है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने पूरे देश में एक बौद्धिक बहस छेड़ दी। क्या ये फिल्में सिर्फ देशभक्ति की बात कर रही हैं या फिर इनके पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है? आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यही था, ट्रोजन हॉर्स, मतलब ऊपर से देखने में एक जबरदस्त एक्शन फिल्म, लेकिन अंदर एक छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा। उनका मानना था कि ये फिल्में मनोरंजन की आड़ में सरकार की नीतियों का गुणगान करती हैं और जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही की तरह दिखाती हैं। चलिए इन आरोपों को जरा और करीब से देखते हैं। नोटबंदी, जो असल में एक बहुत ही विवादित आर्थिक फैसला था, फिल्म उसे आतंकवाद के खिलाफ एक सफल मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है। विपक्षी पार्टियों को सीधे सीधे पाकिस्तान से पैसे लेते हुए दिखाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा इल्जाम है। जब आप अतीक अहमद जैसे असल जिंदगी के इंसान का किरदार बनाकर पुलिस के दावों को सच की तरह परोसते हैं, तो आप सिनेमा का इस्तेमाल एक नैरेटिव बनाने के लिए कर रहे होते हैं। और आलोचकों ने कहा कि हर चीज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर ये फिल्में अनजाने में एक पूरे समुदाय की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, तो इन सारे आरोपों पर आदित्य धर का क्या कहना था? उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था।
उन्होंने कहा कि एक फिल्म मेकर के तौर पर उनका काम है एक अच्छी रिसर्च की हुई कहानी बनाना। अब लोग उस कहानी का क्या राजनीतिक मतलब निकालते हैं, ये उनके कंट्रोल से बाहर है। और इस बहस में इंडस्ट्री भी बंटी हुई नजर आई। अनुराग कश्यप जैसे जाने माने फिल्म मेकर ने फिल्म का बचाव किया और कहा कि ये एक बेहतरीन स्पाई थ्रिलर है। उन्होंने इसकी तुलना ज़ीरो डार्क 30 से की, जो कि खुद उसामा बिन लादेन पर बने ऑपरेशन को लेकर एक विवादित अमेरिकी फिल्म थी। इस तुलना ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमें आर्ट को सिर्फ उसकी कला के लिए देखना चाहिए या उसके राजनीतिक असर को भी ध्यान में रखना चाहिए? और ये मामला सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। खाड़ी के सभी देशों ने इन फिल्मों को बैन कर दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि फिल्म का मैसेज इतना दमदार था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी। ये दिखाता है कि सिनेमा का असर सरहदों के पार भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी कामयाबी और इतने बड़े विवाद के बाद असली सवाल ये है, धुरंधर ने भारतीय सिनेमा पर आखिर क्या असर छोड़ा है? क्या हमें वाकई एक नया ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला मिल गया है? देखिए, विवाद अपने जगह हैं, लेकिन ये आंकड़े ये एक अलग ही कहानी कहते हैं। 2 फिल्मों से करीब 2400 करोड़ की कमाई। आदित्य धर का नाम SS राजामौली के बाद दूसरा ऐसा नाम बन गया जिसने 1000 करोड़ी फिल्में दी हैं। ये साफ दिखाता है कि दर्शकों को इस तरह का सिनेमा पसंद आया। उन्होंने इस कहानी को न सिर्फ अपनाया बल्कि सिरांखों पर बिठाया। तो क्या है ये धार फॉर्मूला? ये सिर्फ एक्शन या देशभक्ति नहीं है, ये है हॉलीवुड लेवल का प्रोडक्शन। एक ऐसी देशभक्ति जो चीखती चिल्लाती नहीं है, और सबसे जरूरी, फैक्ट और फिक्शन का वो खतरनाक कॉकटेल जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है, और साथ में एक ऐसा हीरो जो बेहद ताकतवर है, हिंसक है और अपने फैसलों के लिए किसी से माफी नहीं मांगता। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाती हैं जो आज के दर्शक देखना चाहते हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या आदित्य धर ने जाने अनजाने में एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया है जिसमें आप अपने देश की कहानियों, उसकी राजनीति और राष्ट्रवाद को मिलाकर एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कमाई करे? ये सिर्फ 2 फिल्मों की कहानी नहीं है, ये शायद आने वाले भारतीय सिनेमा की एक झलक है, जहां मनोरंजन और विचारधारा हाथ में हाथ डालकर चलेंगे। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।